नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ पलक। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन न्यूज पॉइंट में, जहां आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। ये खबरें राजनीति की हलचल हो, अपराध की बड़ी वारदातें हो, खेल जगत की ताजा गतिविधियां हो या फिर फिल्मी दुनिया की चर्चित खबरें, हर खबर का पूरा अपडेट मिलेगा आपको इस खास पेशकश में। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि वो लेबनान में अपने समर्थक संगठन हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर रोक लगाएं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर ऐसा ईरान ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो अमेरिका उस पर पिछले हफ्ते से भी ज्यादा बड़ा हमला करेगा। इसी बीच स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच 78 मिनट बातचीत चली। ईरान ने कहा, हमने अपनी फ्रीज की गई संपत्ति को वापस करने पर चर्चा की है। साथ ही ईरान के एनर्जी सेक्टर पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने पर भी बात हुई है। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो लेबनान में अपने समर्थक संगठन हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर रोक लगाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर ऐसा ईरान ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो अमेरिका उस पर पिछले हफ्ते से भी ज्यादा बड़ा हमला करेगा। इसी बीच स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच 82 मिनट बातचीत चली। ईरान ने कहा कि हमने अपनी फ्रीज की गई संपत्ति को वापस करने पर चर्चा की। साथ ही ईरान के एनर्जी सेक्टर पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने पर भी बात हुई। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वार्ता के दौरान कहा कि पिछले कुछ घंटों में अच्छी प्रगति हुई है। अमेरिका और ईरान मिलकर शांति और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों में नया अध्याय शुरू हो और अगले 10 साल में पश्चिम एशिया की तस्वीर बदल जाए। बहरहाल पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में चल रही इस वार्ता का मकसद क्षेत्र में तनाव कम करना और स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ना है। हालांकि खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य धमकियों और सख्त बयानों से नाराज ईरान प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता बीच में छोड़ दी है। मतलब हालात फिर से वहीं के वहीं पहुंच गए हैं। चलिए आपको अब तक का अपडेट भी दे देते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। तो पहला है ईरान की जहाजों को चेतावनी। मतलब ये कि ईरान की IRGC ने जहाजों को हॉर्मुज़ के पास से न गुजरने की चेतावनी दी और कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। दूसरा है ईरानी टीम का स्विट्जरलैंड रवाना होना। दरअसल अमेरिका से बातचीत करने ईरान की टीम स्विट्जरलैंड रवाना हो गई। ईरान विदेश मंत्री अब्बास अराघसी इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। तीसरा बड़ा अपडेट है भारत से जुड़े 3 तेल टैंकर का होर्मुज़ पार करना। खबर है कि भारतीय झंडे वाले 3 तेल टैंकर शनिवार को सुरक्षित रूप से होर्मुज़ पार कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। इन जहाजों में 8.6 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल और 96 भारतीय क्रू मेंबर शामिल हैं। वही चौथा बड़ा अपडेट है नेतन्याहू का बयान। जी हां, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगा। और पांचवा है ट्रंप का पाकिस्तान को धन्यवाद करना। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हुए समझौते में पाकिस्तान ने अमेरिका की बहुत मदद की। उत्तर प्रदेश में गोमाता को लेकर एक नया सियासी और धार्मिक घमासान छिड़ गया है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्ति आनंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर तीखा हमला किया है। दरअसल ये विवाद उस समय और भी ज्यादा गर्मा गया जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हिंदुओं के लिए गाय हमेशा से माता रही है और इसे किसी सरकारी या औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। इस बयान के बाद शंकराचार्य के तीखे तेवर देखने को मिले। शंकराचार्य ने अपने बयान में साफ कहा है कि जो गोमाता को माता कहने के लिए तैयार नहीं, हमें उसकी भी जरूरत नहीं है। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसी क्या मजबूरी है योगी आदित्यनाथ के सामने कि गाय को माता कहने में उनकी जीभ लड़खड़ा रही है। उत्तर प्रदेश में गौमाता को लेकर एक नया सियासी और धार्मिक घमासान छिड़ गया है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर तीखा हमला किया है। दरअसल ये विवाद उस समय और भी ज्यादा गर्मा गया जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हिंदुओं के लिए गाय हमेशा से माता रही है
और इसे किसी सरकारी या औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। इस बयान के बाद शंकराचार्य के तीखे तेवर देखने को मिले। शंकराचार्य ने अपने बयान में साफ कहा कि जो गौमाता को माता कहने के लिए तैयार नहीं, हमें उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गौमाता के संरक्षण को लेकर निर्णय ले सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बात यह है कि जो गौ माता को माता भी नहीं कह सकता, वो हमारे किस काम का है? हम तो कह रहे हैं कि गौ माता को माता कह करके बुलाइए। पशु नहीं कहा जाता है भारत में गौ माता को, तो वो माता कहने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं घोषणा की जरूरत ही नहीं है। तो जब तुम ये मानते हो कि माता को घोषणा करने की जरूरत नहीं है, तो हमें तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। बात यह है कि योगी आदित्यनाथ क्या करें क्या ना करें, हमको तो बड़ा आश्चर्य है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू कहता है, एक व्यक्ति जो अपने आप को योगी सती कहता है, एक व्यक्ति जो गोरक्ष पीठ का अपने आप को महंत बताता है, जब गौ माता को माता के रूप में घोषित करने की बात आती है, एकनाथ शिंदे जो काम कर सकता है वो आदित्यनाथ योगी क्यों नहीं कर सकता? बताओ, ऐसी क्या मजबूरी है योगी आदित्यनाथ के सामने कि गाय को माता कहने में उनकी जीभ लड़खड़ा रही है? बता दें कि यूपी के शामली जिले के कैराना में हाल ही में शादी की दावत में गौमांस परोसे जाने को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था। पुलिस ने छापेमारी कर दूल्हे, उसके मामा और मैरिज होम संचालक समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले पर भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को घेरा। उन्होंने कहा कि शामली यूपी में आता है और यूपी किसके राज में है? बात यह है कि शामली का जो कैराना है वो किसके प्रदेश में आता है? वो तो आदित्यनाथ के प्रदेश में आता है ना। तो आदित्यनाथ के प्रदेश में आदित्यनाथ के बुलडोजर लेकर के 9 साल राज करने के बाद भी गौ हत्या क्यों हो जा रही है? इसका जवाब दो। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यूपी की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क यात्रा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य जनता को गौमाता संरक्षण के लिए जागरूक करना है और गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के समर्थन में जनमत तैयार करना है। की यात्रा पर निकले हुए हैं। गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा हमारी इस यात्रा का उद्देश्य है। जब हमारे देश के नेताओं ने हमारा वोट देकर के 78 साल में भी गौ माता की रक्षा का कानून नहीं बनाया, हमको नेताओं से और पार्टियों से निराशा हो गई और इसीलिए अब हम इस यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से संपर्क करने के लिए निकले हैं। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां के मतदाताओं से संपर्क कर उनको गौ माता के महात्म्य और उनके मतदान के दुरुपयोग के बारे में सचेत कर रहे हैं और जनता मतदाता एक तरफ से गौ माता की रक्षा के लिए मतदान करने का संकल्प कर रहे हैं। बहुत बड़ा वातावरण खड़ा हो रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए जन जागरण यात्रा निकाल रही हैं। शंकराचार्य गवश्री गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि जब तक देश में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिल जाता और गौ हत्या पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती, तब तक संतों का ये संघर्ष जारी रहेगा। एक तरफ शंकराचार्य का ये गुस्सा है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार का वो ट्रैक रिकॉर्ड जिसे आधार बनाकर बीजेपी और उनके समर्थक इस बयान को पचा नहीं पा रहे हैं। सीएम योगी की पहचान हमेशा से एक प्रखर गौ सेवक की रही है, जो हर त्योहार पर गोरखपुर में खुद गायों की सेवा करते हैं। शंकराचार्य का साफ कहना है कि जब तक गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिलता और देश में पूरी तरह से गौवध बंद नहीं हो जाती, तब तक कोई भी सरकार खुद को सच्चा गौभक्त नहीं कह सकती। शंकराचार्य के इस तीखे रुख के बाद अब देखना यह होगा कि क्या योगी सरकार और बीजेपी इस पर कोई आधिकारिक सफाई देती है या फिर गौमाता के नाम पर शुरू हुआ ये संतों बनाम सरकार का विवाद और आगे बढ़ेगा। एक बार फिर कांग्रेस सांसद शशि थरूर मोदी सरकार की तारीफ कर सुर्खियों में। शशि थरूर का कहना है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि कोई भी सांसद हो, उसको पार्टी की लाइन पर रहना पड़ता है। अगर शशि थरूर को पहलगाम की आतंकी घटना नहीं दिखाई दी तो शशि थरूर में शायद कोई अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि भ्रम हो गया है। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान गर्म हो गया है। पहले थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़े थे,
और अब थरूर ने जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार की सराहना की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद थरूर ने एक्स पर लिखा, श्रीनगर में लोक भवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ एक शानदार बैठक का सौभाग्य मिला। हमने राज्य के हालात और हालात सामान्य होने की दिशा में हो रही अच्छी प्रगति पर चर्चा की। जब मैं वहां पहुंचा तो वो कश्मीर लेखक संघ और महिला संगठन के अध्यक्षों से बातचीत कर रहे थे। ये एक सकारात्मक पहल थी जिसका मैंने स्वागत किया। अभी भी कई चुनौतियां हैं और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन बैठक के बाद मैं पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सकारात्मक महसूस कर रहा हूँ। कांग्रेस नेताओं को शशि थरूर के बोल पसंद नहीं आए। पवन खेड़ा और सुरेंद्र राजपूत क्या बोले, सुनिए। मुझे पूरा भरोसा है कि थरूर साहब आम नागरिकों से भी मिलेंगे, पूरा भरोसा है कश्मीरी पंडितों से मिलेंगे, उनका पुनर्स्थापन हुआ या नहीं ये जानकारी लेंगे, पूरा भरोसा है कि वहाँ के बेरोजगार नौजवान जो हैं कश्मीर के उनसे मिलेंगे, व्यापारियों से मिलेंगे, होटल्स चलाने वालों से मिलेंगे, हाउस बोट्स चलाने वालों से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, हर तबके से मिलेंगे, हर वर्ग से मिलेंगे और फिर अपना मंतव्य जरूर बदलेंगे। देखिए, कोई भी सांसद हो उसको पार्टी की लाइन पर रहना पड़ता है। अगर शशि थरूर को पहलगांव की आतंकी घटना नहीं दिखाई दी तो शशि थरूर में कोई अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि भ्रम हो गया है। शायद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बात कहने के लिए बात की होगी, लेकिन निश्चित तौर पर शशि थरूर जी, पहलगांव की घटना भी आपको याद होगी, ये भी इन्हीं के शासनकाल में हुई है। 370 हटने के बाद ये क्या शांति के प्रतीक है? जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, वहां का मुख्यमंत्री एक सिर्फ ग्लोरीफाइड मेयर की तरीके से काम कर रहा है। क्या आप पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं चाहते हैं? सच बात है कि शशि थरूर को नेतृत्व के साथ और सही बातें हिंदुस्तान की, हिंदुस्तानियत की, कश्मीरियत की करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि भ्रम वो अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर रखें। जहां कांग्रेस नेता शशि थरूर को पार्टी लाइन में रहने की हिदायत दे रहे हैं, वहीं बीजेपी नेता थरूर के बयानों से गदगद हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश के हर प्रदेश को उन्नति और समृद्धि से जोड़ने का काम किया गया। हर प्रदेश खुशहाल बने, इस नियत के साथ काम किया गया। जम्मू कश्मीर के हालात मोदी जी के लीडरशिप के बाद कितने सुधरे, कितना सकारात्मक हुआ, ये सब हम जानते हैं। आज जम्मू कश्मीर की आवाम भी खुश है और देश के तमाम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से एक सकारात्मक माहौल पूरे देश में बदला। तो यकीनी तौर पे विपक्ष के जो नेता जो सकारात्मक चाहते हैं, देश के लिए जो सकारात्मक नज़रिया रखते हैं, वो भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि मोदी जी ने पूरी ईमानदारी से काम किया। Dr. Shashi Tharoor, who was the former Assistant Secretary General before he joined Congress from United Nations, he rightly said and remarked that Prime Minister Narendra Modi ji stood his ground and replied properly, and he is looking after the interest of India. Now I remember a famous line, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं. This is what happened to Congress now after listening to this. They are now saying it is his own statements, but I weigh the statements of Dr. Tharoor in a lot of importance because he is the person in the entire Congress knows about the diplomacy and entire geopolitics better than anybody else. ऐसा पहली बार नहीं है जब थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का गुणगान किया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर थरूर पार्टी लाइन से अलग बोलते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी। अब एक बार फिर थरूर की बोली कांग्रेस नेताओं को चुभ रही है। अब देखना होगा कि इस बार कांग्रेस आलाकमान कोई एक्शन लेता है या नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। खबर है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद आज एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा में उद्धव गुट की ताकत लगभग खत्म हो जाएगी। अब बड़ा सवाल है, क्या एक और बार टूट जाएगी उद्धव की शिवसेना और क्या ऑपरेशन टाइगर के जरिए शिंदे गुट शिवसेना पर अपनी पकड़ और मजबूत करने जा रहे हैं। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है।
खबर है कि उद्धव ठाकरे गुट के लोकसभा में 9 में से 6 सांसद बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं और अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। बगावत की खबरों के बीच उद्धव ठाकरे ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने अपने सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की अहम बैठक बुलाई है। बैठक का मकसद साफ है, पार्टी में टूट को रोकना और आगे की रणनीति तय करना। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार भी उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को जाने से रोक पाएंगे? जिन सांसदों के शिंदे गुट में जाने की चर्चा है, उनमें हिंगोली से नागेश पाटिल आष्टीकर, शिरडी से भाऊ साहेब वागचौरे, उस्मानाबाद से ओम प्रकाश निम्बालकर, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से संजय पाटिल, परभनी से संजय जाधव और यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख का नाम शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम को और हवा तब मिली जब वाशिम जिले में कई जगह सांसद संजय देशमुख के स्वागत वाले बैनर सामने आए। बैनरों में उन्हें शिंदे सेना में शामिल होने पर बधाई दी गई है, यानी सियासी संकेत साफ है और संदेश भी। उधर विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी का लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। देखिए, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन निर्लज्जता है। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस इसको ऑपरेशन टाइगर पूर्ण होने की बधाई दे रहा है, ये लोकतंत्र के लिए शर्म का दिन है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को इस बयान के आधार पर बर्खास्त कर देना चाहिए कि वो खुलेआम निर्लज्जता से और नीचता से इस ऑपरेशन को किए जाने का, यानी लोकतंत्र को तोड़ने का श्रेय ले रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है, उससे समझ में आता है उसकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। चुने हुए विधायकों के, चुने हुए सांसदों को उनके ऊपर दबाव डाल के, उनके ऊपर ईडी सीबीआई का प्रेशर दिला के वो ये काम कर रहे हैं और वो सब जानते हैं। अब विधायक और सांसद मजबूर किए जा रहे हैं और पार्टी तोड़ी जा रही है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार गिरेगी, और वो जल्दी ही दिन आने वाला है, जिस दिन महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी, सारी हकीकत सामने आएगी और जो लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी, उनको दंडित भी किया जाएगा, उनको जेल में भेजा जाएगा। राजनीतिक मायने भी कम दिलचस्प नहीं है। उद्धव गुट के लोकसभा में अभी 9 सांसद हैं। दल बदल कानून के तहत किसी समूह को मान्यता पाने के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। 9 में से 6 सांसदों का साथ मिलते ही शिंदे गुट इस आंकड़े को हासिल कर लेगा। वही बीजेपी का कहना है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की विचारधारा को भूलकर कांग्रेस की पिछलकू पार्टी बन गई है। जो मूल शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना थी, वो हिंदुत्व के विचार को लेकर आगे बढ़ी। उद्धव ठाकरे उससे भटकी, वह हिंदुत्व के विचार को छोड़कर और कांग्रेस के पिछलग्गू पार्टी बन गई। उसके चलते हुए जो मूल शिवसेना वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इकट्ठी हुई है और आज 6 सांसद उनके शिंदे जी के साथ जुड़ेंगे। एकनाथ शिंदे पहले ही शिवसेना के बड़े हिस्से को अपने साथ ले जा चुके हैं। अगर लोकसभा के 6 सांसद भी शिंदे खेमे में जाते हैं तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका होगा। अब सबकी नजरें महाराष्ट्र की सियासत पर टिकी है। देखना होगा क्या उद्धव गुट के 6 बागी सांसद सचमुच शिंदे गुट का दामन थामेंगे या फिर उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी में एक और टूट को रोक पाते हैं। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप जी में बेल्जियम और ईरान के बीच खेला गया मुकाबला 0-0 की बराबरी पर खत्म हुआ। मैच के 66वें मिनट में बेल्जियम के नाथन नगोय को रेड कार्ड मिला, जिसके बाद टीम ने 10 खिलाड़ियों के साथ मुकाबला पूरा किया। इसके बावजूद ईरान अतिरिक्त खिलाड़ी का फायदा नहीं उठा सका। अलीरेजा बेरानवंत की शानदार गोलकीपिंग और बेल्जियम के संघर्ष ने मुकाबले को गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त किया। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप जी में बेल्जियम और ईरान के बीच खेला गया मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों को कई मौके मिले, लेकिन कोई भी गोल नहीं कर सका। बेल्जियम को 66वें मिनट में बड़ा झटका लगा जब नाथन नगोय को रेड कार्ड दिखाया गया, जिसके बाद टीम को बाकी बचा हुआ मैच शेष 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ा। इसके बावजूद ईरान भी बढ़त हासिल नहीं कर सका और दोनों टीमों को एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा।
मैच में बेल्जियम ने ज्यादा समय तक गेंद को अपने पाले में रखा और लगातार ईरानी गोल पर हमला किया। लंबे समय बाद लौटे रोमेलू लुकाकू से टीम को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बेल्जियम की तमाम कोशिशें ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बेईरानवंद के सामने बेअसर साबित हुई। डिफेंस रणनीति के साथ उतरी ईरानी टीम ने जवाबी हमलों में बेल्जियम को परेशान किया। पहले हाफ में मेहदी तारेमी ने शानदार मुंह पर गेंद को गोल में पहुंचा दिया, लेकिन ऑफसाइड होने के कारण गोल रद्द कर दिया गया। कप्तान तारेमी और हुसैन ने भी बेल्जियम की डिफेंस लाइन पर दबाव बनाए रखा। एक अतिरिक्त खिलाड़ी होने के बावजूद भी ईरान उसका फायदा नहीं उठा सका। जहां मैच में बेल्जियम का दबदबा देखने को मिला, वहीं ईरान के मजबूत डिफेंस ने बेल्जियम को गोल करने से रोके रखा, जिसके चलते मुकाबला 0-0 पर ड्रॉ हुआ और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। 2 मैचों के बाद ईरान और बेल्जियम दोनों के 2-2 अंक हैं। बेहतर टाइम ब्रेक के आधार पर ईरान दूसरे स्थान पर है, जबकि बेल्जियम तीसरी पोजीशन पर है। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने फादर्स डे की खूबसूरत यादों को एक दिन बाद यानी 22 जून को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। एक्ट्रेस ने कुछ अनमोल लम्हों की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें से एक उनके जुड़वा बच्चों के जरिए उनके पिता जीन गुड इनफ के लिए लिखे गए एक स्पेशल नोट की झलक है। इसके अलावा इन पिक्चर्स की सीरीज में उन्होंने अपने पिता की भी एक तस्वीर शामिल की है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने फादर्स डे की खूबसूरत यादों को एक दिन बाद यानी 22 जून को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। एक्ट्रेस ने कुछ अनमोल लम्हों की तस्वीरें शेयर की है, जिनमें से एक उनके जुड़वा बच्चों के जरिए उनके पिता जिन गुड इनफ के लिए लिखे गए एक स्पेशल नोट की झलक है। इसके अलावा इन पिक्चर्स की सीरीज में उन्होंने अपने दिवंगत पिता की भी एक तस्वीर शामिल की है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इन तस्वीरों में जिन के अपने जुड़वा बच्चों जय और जिया के साथ प्यारे पल कैद हैं। पोस्ट में एक तस्वीर ऐसी है जिसमें बच्चे अपने पिता के लिए गिफ्ट और एक नोट लेकर कमरे में आते दिख रहे हैं। नोट में लिखा है, हैप्पी फादर्स डे डैडी, वी लव यू, थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट डैड इन द गैलेक्सी, लव जय एंड जिया। एक और तस्वीर बर्फीली फैमिली आउटिंग की है और एक पिक्चर प्रीति और जिन की लविंग सेल्फी है। पोस्ट शेयर करते हुए प्रीति कैप्शन में लिखती है, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द वंडरफुल फादर्स आउट देयर थिंग्स। प्रीति ने अपने बचपन की भी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके पिता नन्ही प्रीति को गोद में लिए हुए हैं। बता दें कि प्रीति और जिन गुड इनफ ने फरवरी 2016 में लॉस एंजलिस में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी। कपल ने नवंबर 2021 में सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों जय और जिया का स्वागत किया। शादी के बाद प्रीति अमेरिका शिफ्ट हो गई। वह काम के सिलसिले में अक्सर भारत आती रहती है। प्रीति ने 1998 में मणिरत्नम की फिल्म दिल से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने सोल्जर, क्या कहना, दिल चाहता है, कल हो ना हो, वीर ज़ारा, कोई मिल गया, कभी अलविदा ना कहना जैसी हिट फिल्में दी। वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रीति जल्द ही फिल्म बंटवारा 1947 से बड़े पर्दे पर कमबैक करने वाली है। इसके अलावा उनकी पाइपलाइन में फिल्म वाइब भी है। अभी के लिए बस इतना ही। यूं ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। धन्यवाद।